नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, एक शब्द होता है इत्तेफाक, बहुत बार हम लोग सुनते हैं। फिल्मों में भी एक लाइन सुनी जाती है कि इत्तेफाक से इत्तेफाक भी जो है वो बार-बार नहीं हुआ करते हैं। आज इस शब्द का मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आज भी एक ऐसा इत्तेफाक है। देश का एक ऐसा पूर्व प्रधानमंत्री जिसे दुनिया जानती थी, दुनिया मानती थी, मान रही है आज भी, भले ही दिवंगत हो गए हैं, बात हो रही है इस समय लगातार। 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और आज प्रधानमंत्री जी की 2024 के आखिरी रविवार को जो उनका एकल संवाद का कार्यक्रम होता है, जिसको तमाम स्कूली बच्चों से लेकर के उनके गार्जियन और तमाम सरकारी कर्मचारियों पर जबरन थोप करके सुनवाया जाता है कि सुनोगे नहीं तो नौकरी पे बनाएगी, सुनोगे नहीं तो तुम्हारी परीक्षाओं पे बनाएगी, इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं। उसका भी 117वां एपिसोड ही था। पहले तो एक बहुत छोटी टिप्पणी इस पर मैं आपसे लूं, फिर आगे आज की बातचीत करेंगे हम। भाई साहब, आपने तो सारी समस्या को डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट भी कर दिया। दोनों के अंतर भेद कितना है? केवल एक शब्द का ही भेद है कि जो 117 बार मीडिया से रूबरू हुआ वो एक ट्रू डेमोक्रेट है, और जो 117 बार जो वन वे कम्युनिकेशन कर रहा है मन की बात के नाम पर, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आप जन की बात करते हैं, जनता के सवालों के जवाब देते हैं, आप जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं, खुद की ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करते हैं, पारदर्शिता अपनी सरकार की। और जब आप मन की बात करते हैं तो यू आर ए ट्रू ऑटोक्रेट इन ऑल सेंसेस, कि आप सवाल लेना चाहते नहीं, किसी चीज का जवाब देंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं था। और उस सारे में जिस तरीके से आपने कहा कि जैसे वो सुनाया जाता है और दिखाया जाता है, हर बार देखिए, जब भी ये मन की बात होती है तो भाजपा वाले सब जगह टीवी और रेडियो पर लेके पहुंच जाते हैं, पन्ना प्रमुख से लेकर के सब जगह, वही स्कूलों में, वही हर जगह, जैसे भी जो है। तो जो जो एक कर सकते हैं एक ऑटोक्रेट का प्रचार के लिए सरकारी, उस पर वो सारा किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बहुत लंबी लाइन खींची, बहुत ही लंबी लाइन खींची, उनकी जो अगर 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 2 टर्म में उनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था वो 10 साल का रहा। तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो वो हर 32वें 33वें दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस इंटरेक्शन करते थे। और उनका जो विदेशी दौरे होते थे, आपको ध्यान हो अगर, उनकी 117 में से 72 इंटरेक्शन, 72 वो विदेशी दौरों के दौरान हुई है। चाहे तो एयरक्राफ्ट के दौरान एन रूट जाते टाइम या आते टाइम, मोस्टली आते टाइम, और नहीं तो वापस आते ही तुरंत। और मोदी जी का अगर आप देखेंगे, अभी तक 84 विदेश यात्राएं की है और उन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस इंटरेक्शन नहीं की है, फॉर्मल या इनफॉर्मली, देश में या विदेश में। हाँ, एक बात जरूर याद दिला दूं आपको, वी शुड नॉट बी बायस्ड। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत जबरदस्त सवाल का जवाब दिया था, आपको ध्यान होगा, व्हाइट हाउस में। और जिस पत्रकार ने वो सवाल पूछा था, फिर उसका क्या हाल किया था बीजेपी की आईटी सेल ने, ट्रोलिंग की थी। जो एक ही सवाल पूछा गया आज तक पब्लिक डोमेन में, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, 11वां साल चल रहा है अभी। तो ये मोदी जी की खासियत है। ये इत्तेफाक भी बड़ा गजब है। जो व्यक्ति हर 33-34वें दिन एक इंटरेक्शन कर रहा है, उसको मोदी जी मौन मोहन सिंह कहते थे, मौन मोहन सिंह। और जो मोदी जी खुद 56 इंच कथित तौर पर सीना फुला करने की बात करते हैं, वो आज तक मीडिया का पब्लिक डोमेन में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। हकीकत ये भी है। दूसरा, जो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उनका मैं ब्रेकअप दे दूं आपको। उन्होंने हर साल ऑन एन एवरेज अपने जैसे हर कार्यकाल के हर साल में एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वो, और ऐसी उन्होंने 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी तरीके से उन्होंने जो डोमेस्टिक विजिट्स रहते थे अलग अलग एरियाज के अंदर, कोई उद्घाटन है, कुछ और है, जो जाते थे, उसमें उन्होंने 23 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 23। और उसके अलावा जो इलेक्शन कैंपेन्स वो जाते थे, कैंपेन में छोटी मोटी कम करते थे कैंपेन, मोदी जी की तरह सारा दिन कैंपेन ही नहीं करते थे वो जो करते थे, वहां से जब जहां भी गए वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। तो उस तरह की कॉन्फ्रेंस उन्होंने जो है इलेक्शन से रिलेटेड 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो मौन मोहन सिंह थे मोदी जी के शब्दों में। और मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड सारी दुनिया के सामने है। और जब आपने कहा कि मन की बात करेंगे, तो मैंने इमीडिएटली उस पर किया। तो आज 117वीं 117th प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो एक अद्भुत संयोग कहिए कि उसकी तुलना, और वो एक तरीके इत्तेफाक जिसको आपने कहा, वो इत्तेफाक एक्चुअल में है कि एक ओपन कम्युनिकेशन है, एक एकल संवाद है। यही फर्क है एक डेमोक्रेट और ऑटोक्रेट में। बिल्कुल। सर, एक चीज और, हम लोगों ने अक्सर इधर देखा है कि जब प्रधानमंत्री जी किसी की बहुत तारीफ करने लग जाते हैं
तो फिर उसके साथ कुछ ना कुछ बड़ा खेल होता है। आज भाई अजीत पवार साहब इसके उदाहरण है, जैसे उन्होंने उसको चर्चा में लाया, या ऐसे कई सारे उदाहरण है भाई। नीतीश कुमार से ले लीजिए, चंद्रबाबू नायडू का हाथ पकड़ के कैसे बैठा रहे थे, उन्होंने हाथ पकड़ के बैठाया, फिर कुछ दिन बाद छापा पड़ा, फिर कुछ दिन बाद चंद्रबाबू नायडू उनके साथ हो लिए। तो ये सारी कहानियां चलती हैं। मोदी जी इधर पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, और आज भी मन की बात में उन्होंने संविधान पर बड़ा फोकस किया है। इसको कैसे लिया जाए? क्या संविधान पर भी आरा चलने जा रहा है क्या? नहीं, ये तो शुक्र है 400 सीटें नहीं आई, तो शुक्र है 240 सीट रह गई, नहीं तो उनका मंतव्य तो आपको दिख ही रहा है संविधान को लेकर के। तो ये आज से नहीं, जो पार्टी जिनका जो पैतृक संगठन है आरएसएस, और जो इनके पूर्वज थे, जो इनके पुरखे थे, उनका पहला शब्द क्या था संविधान के प्रति? पहला शब्द, ज्यादा मत सोचिए उस पर, केवल एक। हम तो क्योंकि विस्तार काम पॉलिटिकल उनका काम है, काम हम तो स्पेसिफिक बात करेंगे। जिस दिन संविधान की पहली चर्चा आई तो उन्होंने क्या कहा था कि देयर इज नथिंग इंडियन अबाउट दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भारतीय संविधान जरूर, लेकिन इसमें भारतीय कुछ नहीं। जो तब से ये सोच के लेके आ रहे हो, और तब से लेकर के अब तक कितने संघ प्रमुखों ने भारत के संविधान की आलोचना की है पानी पी पी करके। तो इनकी बेसिकली आपने बिल्कुल सही कहा, सही पकड़े हैं आप, कि जिस चीज का ज्यादा प्रशंसा करेंगे समझ लीजिए उसकी शामत है। ये जो अभी जो वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के तमाम चीजें थी, वो तो देश की जनता समझ गई इस बात को। ऑपोजिशन ने बड़ा इफेक्टिवली उठाया उस बात को कि संविधान बचेगा नहीं, वरना वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे भी इनकी फिलॉसफी क्या है वो आप समझ सकते हैं। इनका क्या है कि जो भी स्थापित चीजें हैं उनको काबू में ले लीजिए। संविधान ने जो हमें तंत्र दिया था, जो एक मॉनिटरिंग तंत्र था, चाहे वो न्यायपालिका थी, चाहे वो कार्यपालिका थी, हर चीज को तो जेब में डाल के घूम रहे हैं। जितनी एजेंसियां थी उनका क्या हासिल कर लिया है। तो इनका तो बेसिकली किसी भी चीज पर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब आप बनाएंगे तो आप एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बैठेंगे उसमें। पहला काम क्या किया इन्होंने? संसद में जाते ही पहला काम ये किया कि नए रूल बना करके चीफ जस्टिस को बाहर किया। दिल्ली सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि साहब चुनी हुई सरकार को एक नॉमिनेटेड व्यक्ति नहीं चला वो सुपरसीड कर सकता। ये अगले दिन ही अगर उसके ऊपर वो ऑर्डिनेंस लेके नहीं आए तो बताइए आप, और संविधान फिर उसमें कानून में परिवर्तन कर दिया। तो ये उस चीज के माहिर हैं, और जिस चीज का ज्यादा मोदी जिक्र करेंगे, आज बार बार फिर वो संविधान की रट लगा रहे थे। उन्होंने जो अभी तक का जो पूरा सीन उनका है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी संविधान में संशोधन किए उसकी पहले तो आलोचना की संसद में खड़े होकर, जब संविधान ने खुद ये व्यवस्था की है कि उसमें हमेशा बदलाव की गुंजाइश है, क्योंकि संविधान एक जीवित वस्तु है, और संविधान के तहत जैसे समय बदलता है जरूरतें भी बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, समय की जरूरत बदलती है, उस हिसाब से परिवर्तन होते हैं। तो जो भी कहते कांग्रेस ने जो भी परिवर्तन किए वो गांधी परिवार के लिए किए, और जो मैंने किए वो देश के लिए किए। इन्होंने देश के लिए कौन से परिवर्तन किए वो मैंने आपको बता दिए। तो बेसिकली इनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है आरएसएस की, खासतौर पर क्योंकि आरएसएस से ही पढ़ लिख के आए जितने भी पढ़े हैं, तो वहां पर यही उनके मूल में है कि इस संविधान को वो स्वीकार ही नहीं करते, ना कर सकते। शुक्र इस देश की जनता ने यह किया कि उनको सद्बुद्धि रही और उन्होंने उसको उस तरह की मेजोरिटी नहीं दी, वरना आप कल्पना कर सकते हैं जो सरकार 240 सांसद होते हुए अपने खुद के, पूरा बहुमत उनका अपने दम पे नहीं है, अब भी दूसरों की बैसाखियों पे है कहने को, उसके बावजूद बिना किसी सबूत के, बिना किसी सीसीटीवी फुटेज के विपक्ष के नेता पर जो मुकदमा दर्ज करा सकती है पार्लियामेंट कैंपस का, आप सोचिए अगर उसके पास बहुमत होता या 400 सीटें होती तो क्या वो विपक्ष का नेता बाहर भी आता कभी जेल से? तो उस तरह की मंशा के लोग हैं। इनकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज रही नहीं कभी। ये हमेशा एक वो जो ईश्वरीय, जो राजा का ईश्वरीय रूप जो मनुष्य स्मृति में दिखाया गया है, ये उसके उपासक है। और मोदी जी ने उसको स्टेब्लिश किया जब उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। तो नॉन बायोलॉजिकल का तो मतलब ईश्वरीय रूप ही है। तो इनकी सोच जो है कथनी और करनी, उसमें बहुत दिन रात का अंतर है। और ये मान के चलिएगा जो ये कहते हैं करते उसके ठीक उल्टा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के केस में भी आपने देखा, पूरे जो उनका संस्कार वाला प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, 10 साल के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका संस्कार इन्होंने कहां पर करवा दिया? जनता को नहीं आने दिया वहां पर। जबकि अटल जी के समय में क्या एक ऑप्टिक्स क्रिएट की तो गई थी। उस पर तो सर कांग्रेस ने बकायदा एक सब जो कमियां रही उसकी एक सूची जारी की है, उसमें कई सारे पॉइंट्स है, मुझे लगता है शायद वो 8-10 पॉइंट में पूरी बताया गया है, पॉइंट वाइज की कैसे कैसे है। मैं स्क्रीन पे चलवा भी दूंगा उसको जी। तो पवन खेड़ा ने बाकायदा पॉइंट वाइज लिखा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पवन खेड़ा चूंकि वहां थे
तो उन्होंने 8 से 10 पॉइंट लिखे हैं। और उसमें सबसे हैरानी की बात क्या है भाई साहब, जो जो कुछ उस कार्यक्रम में हुआ, इतना एक हम्बल कार्यक्रम रहता है, एक दुख की क्षण होता है वो, उसका जो वो था, क्या नाम है, निगमबोध घाट के तय करने से लेकर के, और जो व्यवस्थाएं जिस तरीके से की गई, एक चीज मैं अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ, 2.5 दशक का तजुर्बा मेरा भी है, कि ये सारा मिलिट्री ऑनर्स के जरिए किया जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री का जो सैन्य सम्मान के साथ, और वो सारी व्यवस्थाएं फौज की रहती है कंप्लीटली। और मैंने फौज के किसी कार्यक्रम में आज तक कोई व्यक्ति को उंगली रखते हुए नहीं देखा, इतनी शानदार व्यवस्था रहती है उनकी, किसी भी चीज पे आप सोच ही नहीं सकते, हर चीज, क्योंकि उनके सेट प्रोटोकॉल है, उनकी एक ड्रिल है, और हर छोटी सी छोटी चीज के लिए जवाबदेही होती है वहां पे। तो सेना का एक तरीके से कार्यक्रम था कल, और वहां जिस तरीके से जो अपने क्या नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह की परिवार के साथ बैठने की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, प्रोसेशन जो फ्यूनरल वैन आ रही थी उसी समय उसको क्रॉस करके होम मिनिस्ट्री गाड़ी जा रही है अंदर निगमबोध घाट में, और जैसे ही वो होम मिनिस्टर का काफिला अंदर गया, उसके गेट बंद कर दिए गए। हालत ये हुई कि मनमोहन सिंह जी के रिश्तेदार बाहर रह गए, उनकी गाड़ियां भटक गई, और उनको फिर सब इकट्ठे करते करते कोई गाड़ी ढूंढ रहा है, कोई रिश्तेदार को ढूंढ रहा है, पासेस जारी कर रखे थे। ये तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, कोई भी श्रद्धांजलि दे सकता था जाके। तो एक खास तरीके की पुअर ऑप्टिक्स जो कल की गई, वो पॉइंट वाइज लिखे, उन्होंने 8 पॉइंट लिखे हैं, उसमें मीडिया कवरेज तक का जिक्र है कि डीडी को केवल कैमरा दिया गया और किसी को अलाउ ही नहीं किया गया। तो फौज कभी नहीं कर सकती ये काम। नहीं, वो भी हेमंत सर, डीडी को केवल अलाउ किया गया, और डीडी का फोकस भी मनमोहन जी और मनमोहन सिंह के परिवार, कांग्रेस के लीडर्स को छोड़ करके सत्ता पक्ष के लोगों पर रहा। इसको भी बकायदा, इस पर भी ऑब्जेक्शन किया है कांग्रेस ने। नहीं नहीं, डीडी तो अब मोदी जी का ही फिफ्डम है, आप और मैं तो बात उसकी सोचते ही गलत है। डीडी के तो पूरी की पूरी टीम में मोदी जी के घर पे, उनके जहाज में, हर जगह बैठी है। और अब तो उनका काम क्या रह गया है, सोचिए, प्रधानमंत्री जी के घर पे पूरी एडिटिंग टेबल और पूरा सेटअप लगे हुए, तमाम चैनलों को जो प्रधानमंत्री प्रायोजित इंटरव्यू देते हैं, वो केवल एंकर बुलाए जाते हैं, उनकी कैमरा टीम नहीं बुलाई जाती, क्रू नहीं आता। आप जाइए, बैठिए, सवाल वो आपको दे देंगे, आप पढ़ दीजिए, वो जवाब दे देंगे, शाम को आपके पास वो आ जाएगी, उसको आप चलाइए। ये है आजकल सेट प्रोटोकॉल। तो वो दूरदर्शन के ही लोग होंगे या बाहर के प्राइवेट लोग होंगे। तो दूरदर्शन से तो आप ये उम्मीद करेंगे कि वो किस तरीके की नैतिकता दिखाएगा, या उस मौके की पायस उसको समझेगा, पवित्रता को, कि वो क्या चीज थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ बताएगा, उस पूरे घटनाक्रम को। कुछ नहीं, केवल केवल मोदी मेन फोकस में, राजनाथ और गृह मंत्री, और क्योंकि वो एक ही फ्रेम में थे इसलिए, वरना सिर्फ मोदी होते। मौका ऐसा था कि राष्ट्रपति भी वहां थी, सारी चीजें थी, तो एक उसकी समय की वो थी। अदरवाइज हो सकता है वो मोदी के बारे में ही प्रचार करना शुरू कर देते, उनसे आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। दूरदर्शन में तो आज हालात जो गिरे हैं, जो पतन हुआ है, वो तो एक प्राइवेट चैनल से भी बुरे तरीके से विपक्ष को कोसता है, आप दिन रात देखते हैं। तो वो तो डिमीन करने के लिए। एक एक और चीज हुई कल सर, जो राहुल गांधी जिस तरीके से वो लगातार वहां पर बने रहे, तमाम चीजों में उन्होंने जो है वो बिल्कुल आगे बढ़ करके काम में लगे हुए थे। ये सारी चीजें हुई, सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत सारी तारीफ हो रही है, और ये सब ठीक है कि वो जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन इससे इतर राहुल गांधी ने बाद में इस चीज को लेकर के बोला, चाहे वो घाट को लेकर के हो, चाहे वो मेमोरियल को लेकर के हो, ये सारी चीजें। साथ में सोशल मीडिया अगर आपने देखा हो, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के ये सवाल उठाए जा रहे हैं, मांग की जा रही है कि उनको माफी मांगना चाहिए जिस तरीके का व्यवहार मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के समय पर हुआ। और फिर उसमें पूरे मामले का अलग अलग जिक्र मिल जाएगा तमाम सवालों में। कहीं कोई मेमोरियल के लिए कह रहा है, कोई अंत्येष्टि पे इस तरीके का जो कार्यक्रम हुआ उसके लिए कह रहा है। क्या लगता है आपको कि ये संस्कारवान लोग, ये नैतिक लोग माफी मांगेंगे इस मामले में? मोदी जी हो या अमित शाह साहब? राय साहब, इसमें तो मेरी आपकी कई बार चर्चा हो चुकी, तमाम मसलों पर लेकर के, बाबा साहब से लेकर के कितने ऐसे मसले हैं, गुजरात दंगों से लेकर के, दिल्ली दंगों से लेकर के, मणिपुर से लेकर के, सैकड़ों के लीजिए आप। माफी का खाना इनके खाते में है ही नहीं, इनको माफी सिखाई नहीं गई। इनको तो यह है कि ऑफेंस करो और साइड हो जाओ, और उसके बाद प्रोपेगेंडा तंत्र संभाल लेगा। नहीं, माफी तो सर इनको सिखाई गई, इनके तो भाई गुरु जो कहे जाते हैं वो वीर अंग्रेजों से सावरकर मांगते साहब, थे। उनके लिए कही जाती है। नहीं, वो अंग्रेजों अच्छा। से मांगते थे, अंग्रेजों से मांगते थे वो। देखिए, एक बड़ी खास बात आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। आज तक किसी भी बीजेपी आरएसएस के किसी भी व्यक्ति या नेता के मुंह से आपने अंग्रेजी शासन के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुना होगा, निंदात्मक। ये किसकी निंदा करते हैं? मैं जब बार बार इनको अधीत जीवी कहता हूं, ये कब का जिक्र करते हैं आप सोचिए राय साहब, आप विद्वान आदमी है, देखिए
या तो ये अंग्रेजों से पहले मुगलों की निंदा करते हैं, अंग्रेज का कभी जिक्र नहीं करेंगे, ब्रिटिश शासन का कभी नहीं करेंगे, और क्योंकि उनका तो साथ देते थे, और अंग्रेजों के बाद नेहरू का करेंगे। जो जो अंग्रेजों का पीरियड है उसके बारे में आपने किसी इनके नेता के मुंह से, किसी इनके विचारक के मुंह से, जैसे भी विचारक है इनके, किसी के मुंह से आपने कभी वो शब्द सुना हो कि अंग्रेजों ने हमारे साथ ये किया? नो, सारा सत्यानाश नेहरू ने किया, और ये देश आजाद 2014 में हुआ, इनकी ये मान्यता थी। लेकिन आपका सवाल बड़ा वाजिब है। जब कल डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिस तरीके से अंतिम संस्कार हुआ और पूरी दुनिया के अंदर से श्रद्धांजलियां और शोक संवेदनाएं जो बाइडेन से लेकर के दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने जिस तरीके का वो भेजा, उसके बाद देश में एक वो नैरेटिव फिर बना कि नहीं, जो एक देश को चश्मा लगा दिया गया था धर्म का, तमाम चीजों का, देश में एक बार फिर ये स्टेब्लिश हुआ नहीं कि देश 1947 में आजाद हुआ था और उसमें तमाम लोगों का योगदान है और मोदी केवल फर्जीवाड़ा करते हैं। वो चीज कल रीस्टेब्लिश हुई, आप मानिए ना मानिए। और जो आपने कहा कि ट्विटर पर, फेसबुक पे जो ट्रेंड हुआ है, देखिए पूरे देश की जनता, राय साहब, बहुत बुरे तरीके से आहत है जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जो व्यवहार किया गया कि भाई हम ट्रस्ट बनाएंगे, हम ये करेंगे। आपने कभी सुना है किसी समाधि के लिए ट्रस्ट बनने की जरूरत है? अटल जी का कौन सा ट्रस्ट है, बता दीजिए मुझे। बापू का कौन सा ट्रस्ट है वहां पर? राजीव जी का कौन सा ट्रस्ट है? इंदिरा जी का कौन सा ट्रस्ट है? सवाल ये नहीं था, सवाल था ये फंस गए थे, ये आफ्टर थॉट थी कि रात को 11:15 इनको ये प्रेस नोट जारी करना पड़ा परसों रात को। आज देश में सबसे खराब बात जो इनके बारे में जा रही है उसको समझना पड़ेगा। जो ट्विटर पे आपने लाखों ट्वीट हुए हैं उसमें ये लिखा गया कि अडानी के लिए तो पूरा धारावी है, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी अंतरराष्ट्रीय हस्ती के लिए, फॉरगेट अबाउट बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, कितना बड़ा विद्वान आदमी, उसके लिए दिल्ली में 2 गज जगह नहीं है। ये जो कंट्रास्ट है, इसको आज भारतीय जनता पार्टी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रही, इसकी संवेदनशीलता को नहीं समझ रही, क्योंकि वो संवेदन शून्य लोग हैं। लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, और इसका जो इंपैक्ट है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के जितने समर्थक यहां हैं हिंदुस्तान के अंदर, उससे कहीं ज्यादा विदेशों में, क्योंकि वो एक बहुत पढ़ी लिखी एलिट कम्युनिटी को एक उसको करते थे, बिलोंग करते थे। तो वो सारे लोग ये सोच रहे कि जो शासन डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे संत आदमी के साथ इस तरह की चीज कर सकता है, इसको क्या कहेंगे आप? ये तो दुस्साहस है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर आप कोई स्थान दे करके वो करते, जबकि प्रियंका ने तो ये कहा कि वहां कर दीजिए, वीर भूमि पे कर दीजिए, शक्ति स्थल पे कर दीजिए। जो आपने एक पहले सवाल में एक बात की ना कि जिसका ये ज्यादा जिक्र करते हैं, आपने देखा होगा 2 दिन से जो बाबा साहब वाले मसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये डॉक्टर मनमोहन सिंह रट रहे थे, और आते आते उसको भी उन्होंने पुअरली स्क्रिप्ट कर दिया कि उनका जिस तरीके से निगमबोध घाट पे संस्कार करवाया और वो सब तो करवाया। जमीन, आपको लग रहा है कि जमीन देंगे कि नहीं देंगे? 100% देनी पड़ेगी राय साहब, 100% देनी पड़ेगी। 99 मत समझिएगा इसको, नहीं देंगे तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये अपने कब्र खोद रहे हैं, ये इस तरह की हरकतें करके, मान के चलिएगा ये। और ये बहुत डरपोक लोग हैं, एक बार ये आंख दिखाते हैं, कोई डर जाए तो ठीक, नहीं तो खुद डर जाते हैं। इनके संस्कार है ट्रेनिंग के। कभी आपने आरएसएस का कोई संघर्ष का रास्ता देखा है क्या? वो सदा से मैनिपुलेट करते आए ये सब चीजों को, 1925 से लगे थे वो ये काम करने। उनके 2 ही प्रिय काम है, एक तो विभाजन करना, एक मिसलीड करना, और लोगों को लड़ाना आपस में। खुद नहीं लड़ते कभी। किसी बीजेपी आरएसएस के नेता का बच्चा आपने किसी दंगे में देखा है? दंगाई तो हमारे बच्चे बनाए जा रहे हैं। तो ये तो इनके उसका हिस्सा है पूरे पैकेज का। ये कहीं कुछ नहीं करेंगे इनको। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत बार मेरिट्स के बेसिस पे इनके बारे में टिप्पणियां की थी, जो हमने परसों भी चर्चा की थी, कल भी चर्चा की, कि भाई मोदी विल बी ए डिजास्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर। वो साबित हो गया। मोदी कभी भी अपने बारे में कही गई चीजों को भूलते नहीं और बोलते नहीं, और समय आने पर बहुत ही क्रूरता के साथ उसका बदला लेते हैं। ये पूरे देश ने परसों देखा कि किस तरीके से एक पूर्व प्रधानमंत्री को दिल्ली में 2 गज जगह देने की बजाय एक सार्वजनिक स्थान पर उसका संस्कार करवा दिया गया। निगमबोध घाट आप भी गए होंगे, मैं तो बहुत ही बार गया हूं दिल्ली में। वहां पर हर दिन हजारों संस्कार होते हैं। जब ये कल कार्यक्रम हुआ था, आपको क्या लगता है सुबह से लेकर के और 1 बजे तक वहां कोई और व्यक्ति घुस पाया होगा? कितनी बड़ी पब्लिक इनकन्वीनियंस हुई, हजारों लोग परेशान हुए होंगे ना। किसने किया ये? जबकि अगर स्मारक बनना ही है तो वहां पे केवल एक प्लेटफॉर्म ही तो बनना था कल तो संस्कार के लिए। अटल जी का भी हुआ ही था। लेकिन इनकी सोच ये बदला लेते हैं।
फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे बदला लेते हैं। इन्होंने अपनी घटिया मानसिक सोच के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे संत और विद्वान आदमी के साथ इस तरह का बदला लेने की कोशिश की। पूरे पंजाब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इसकी थू थू हुई। इनका सिस्टम नहीं बताएगा इनको, लेकिन आप जब सोशल मीडिया को ट्रैक करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भयंकर रोष है लोगों के अंदर। सर, हम देश की राजधानी और इस पूरे प्रकरण से थोड़ा सा अलग हटते हैं। एक जो है एक ऐसा नाम जो इस समय खूब चर्चा में है, मैंने कल भी उनका जिक्र किया था, आपसे सवाल किया था, तो नीतीश कुमार साहब का। मनमोहन सिंह साहब के सरकार में ये सारे लोग इनके साथ थे, यूपीए के गवर्नमेंट में। भाई जेडीयू उनके साथ में थी, आरएलडी जैसा दल उनके साथ में था, लेकिन इस पूरे प्रकरण पे ये सारे लोग भी खामोश हैं। क्या इससे इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता? हालांकि जेडीयू, अभी नीतीश कुमार की बात करें तो अंबेडकर के मामले में वो इनके साथ खड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, और निश्चित तौर पे जो हालात बिहार में अस्थिर होते जा रहे हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कल से अगर आज तक आपने मॉनिटर किया हो तो वहां हालात और ज्यादा जो है वो कुछ अस्थिर से दिखने लग गए हैं, और ज्यादा बयानबाजियां शुरू हो गई हैं चिराग पासवान के हाथ से, करीबियों से छापे से लेकर के वो क्या कुछ होने लग गया है। तो ऐसे में क्या आरएलडी और जेडीयू जैसे दलों का मौन रह जाना, ये कितना किसको इसको किस तरीके से समझा जाए? सियासत के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से क्या माना जाए इसको लेकर के? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए राय साहब, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया। और देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह कोई मास लीडर नहीं थे, ये अपने को फर्क समझना पड़ेगा। और वो जिस कम्युनिटी को भी अगर बिलोंग करते थे कहने को पर से, तो सिख कम्युनिटी है, बहुत माइनॉरिटी कम्युनिटी, एक पंजाब और कुछ रीजन के अंदर थोड़ी थोड़ी लोग आबादी, ज्यादा आबादी नहीं। आज का जो राजनेता है वो दुर्भाग्य से वो अपने वोट बैंक से आगे कभी सोचते नहीं। उसके बावजूद भी अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, श्रोमणी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल जो है वो सदा से बीजेपी के नेचुरल अलाई रहे, सबसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट अलाई, शिवसेना के बाद वो अलाई थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह चूंकि पंजाब से बिलोंग करते थे, उनकी भावनाओं से जुड़े हुए थे, उन्होंने केंद्र सरकार को बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया। इसी तरीके से आपने केजरीवाल को देखा होगा, केजरीवाल ने भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, हालांकि वो उनका केवल वास्ता वोट से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह की, क्योंकि मनमोहन सिंह के खिलाफ तो साजिश में केजरीवाल खुद ही शामिल थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा बाउंडर खड़ा किया गया था, केजरीवाल वाज ए पार्टी टू इट। लेकिन जो ये बाकी लोग जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हैं और सारे, इनका चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह से कोई वोट का फर्क नहीं पड़ता इनको बियॉन्ड ए पॉइंट, तो ये बीजेपी को ऑफेंड नहीं करना चाहते किसी भी सूरत में। वो इनकी हैसियत नहीं बची एक्चुअली। इन्होंने, मैंने आपसे कल भी जब चर्चा कर रहे थे, ये सारे लोग आत्मसमर्पण कर चुके हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये कायर लोग हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के। इनको सबसे बड़ी चिंता आपको पता है क्या है आज की तारीख में? कि जो सरकार एजेंसियों के दम पर शरद पवार को निठल्ला बिठा सकती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ सकती है, तमाम राज्यों के अंदर जो जो उन्होंने किया वो कर सकती है, तो हम उस सरकार से पंगा क्यों लें? नीतीश तो अपना समय काट रहे हैं किस तरीके से कार्यकाल पूरा हो जाए। चंद्रबाबू नायडू जो छोड़ने की चर्चा चल रही है, अगर नीतीश कुमार छोड़ने के लिए बेस की बात कही जा रही है, तो अगर नीतीश कुमार छोड़ने के लिए मन बनाते हैं तो भाई आम्बेडकर का मामला उनके पास पहले से ही था। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का मामला भी क्या उनके लिए एक बड़ा मौका नहीं हो गया कि भाई वो ये कह सकते हैं कि आप आम्बेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रहे हैं, हमारे और आपके रास्ते अलग। वो ठीक है, किसी के साथ जाए नहीं जाए वो अलग बात है। राय साहब, तीसरा एक और हो गया, वो जो कल हम बात कर रहे थे रघुपति राघव राजा राम, वो भी बिहार में ही तो हुआ था। बिल्कुल 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 जी। आप तो बात कर रहे हैं इधर की, बाबा साहेब की, उनकी। रघुपति राघव राजा राम तो बिहार में हुआ है, क्या कर लिया नीतीश ने? मैं वही कह रहा हूं, केवल अटकलों का बाजार है। जो व्यक्ति बाबा साहब के मसले पर एक शब्द का बयान जारी नहीं कर पाया आज तक, आप उससे क्रांति की उम्मीद करते हैं? और वो केवल इसलिए नहीं बोल पा रहे, आप उस मुद्दे को समझिए। बाबा साहब का वोट बैंक, सारी बातें सब समझ में आती है। वो चूंकि अमित शाह ने कहा है, तो अमित शाह को ऑफेंड नहीं करने की औकात है उनकी। ये है असली प्रॉब्लम। अगर किसी और ने कहा होता तो अब तक बयानबाजियां शुरू हो जाती सेकंड लाइन से, वो चाहे खुद करते या ना करते। लेकिन चूंकि अमित शाह ने कहा है, तो वो इनकी हैसियत नहीं है कि उनको हेड ऑन ले सके या किस तरीके की आंख तरेर सके। जैसे ही वो इस तरह की चीज करेंगे, वो तो एक मसला था जो बाबा साहब का था, उसके बाद आपने रघुपति राघव राजा राम देखा, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का देख लिया। तीनों मसलों के ऊपर नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की तरफ से कोई एक शब्द आया है क्या? जवाब है नहीं। तो ये लोग अपना समय निकाल रहे हैं। मैं कल भी आपसे चर्चा कर रहा था कि इनको अब ये समर्पण कर दिया, और अगर ये भागेंगे तो इनको इनकी पार्टी ढूंढते रह जाएंगे ये लोग।
ना इनके विधायक दल मिलेंगे, ना इनके संसदीय दल मिलेंगे। और आपको पता है मोदी और शाह में कितनी डेस्परेशन है फिलहाल के लिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाने के आदी नहीं है वो, तो वो अपने दम पर जितना जल्दी हो सके बहुमत जुटाना चाहते हैं। तो ये दोनों लोग चंद्रबाबू और ये इनके ट्रैप में आ तो गए, इनको भी पता है इनका हाशिर क्या होना है देर सवेर, इसलिए ये इनको ऑफेंड करने की हैसियत नहीं रखते आज की तारीख में, वो हैसियत खो दी है इन्होंने। जी, निश्चित तौर पे हालांकि ठीक है कि नीतीश कुमार के हाथ में एक बड़ा मौका तो आ ही गया है। अब नीतीश कुमार के ऊपर है कि वो इसका कैसे लाभ उठा पाते हैं कि नहीं। वोट बैंक की सियासत में भले ही फर्क पड़े या ना पड़े, पर निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की पिछली काफी कमियां सिर्फ इस एक कदम से जो है वो लोग भूल जाएंगे कि नीतीश कुमार ने इतना बड़ा काम कर दिया। नीतीश कुमार ने मनमोहन सिंह जी के लिए आवाज उठाई। निश्चित तौर पे बिहार की जनता भी इसको जरूर समझेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे तमाम विषय तमाम सवालों पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।